Hello, hello, mic test. Hello, hello, hello. Good afternoon, friends from the media. आप सबका स्वागत है आज. I would like to formally welcome you to this press conference. The Honorable Commission has completed their review of poll preparedness for general elections in Jammu and Kashmir. I would like to thank the Commission for taking the time out from their hectic schedule to brief the media. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar Ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters in Delhi. The CEO of Jammu and Kashmir, Pandurang Pole, is also here. I am B. Narayanan, DG Media of the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with the presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after this event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. I will direct the mic to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your question. Today, participating over a video link from Srinagar will be the local media from there. We'll take a few questions from them towards the later part of this PC. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you deliver your opening remarks. Thank you very much. Senior officers from the Election Commission, CEO Jammu and Kashmir, Shri Pandurang, and friends from media. Also, the friends from media connected to us through video link from Srinagar. आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और चुनाव आयोग की तरफ से सर्वप्रथम हम जम्मू कश्मीर के सभी वोटर्स को अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथियों, जम्मू कश्मीर प्रकृति की एक बेहतरीन कृति है। आज हम यहाँ जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए। कल हमने श्रीनगर में बैठकें की और आज जम्मू में बैठकें की। इस सब में क्या हुआ इसका मैं एक विवरण आपको दूंगा, बट उससे पहले आप सबके माध्यम से मेरी सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो चुनाव के इस त्यौहार में बढ़-चढ़ के हिस्सा लें और ख़ास तौर से यूथ से। हमने बहुत सारे यूथ वोटर्स को जोड़ा है अपने वोटर लिस्ट में, मैं बताऊंगा किस प्रकार से। तो नौजवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस लोकतंत्र के महापर्व में भाईचारे और अमन के माहौल में लोकतांत्रिक त्यौहार के रूप में इसे मनाएं, ऐसा सबसे हमारा अनुरोध है। हम बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं, बिल्कुल कमिटेड हैं। जो चुनाव हम कराएंगे JNK में भी और पूरे देश में भी, जिसकी तैयारी पूरे देश में चल रही है, ये हमारा लास्ट विजिट है। स्टेट्स को हम विजिट कर चुके हैं काफ़ी। बिल्कुल पीसफुल, प्रलोभन मुक्त और अधिक से अधिक भागीदारी के साथ कराएं, ऐसा तैयारी हमने की है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका भी विश्वास आपको कैसे हो ये भी आपको बताएंगे। 24 के लिए, असेंबली इलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए देश में जहां जहां बुक्ड हैं, 24 में काफ़ी सारे हैं, उन सब के लिए हम तैयार हैं। पिछले 2 दिनों में सबसे पहले हमने राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की। तो श्रीनगर में हमारे पास में जो राजनीतिक पार्टी मिलने आई उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद DM SP से, IG से, ADG से हमने डिस्कशन किया, उन्होंने निर्देश दिए। उसके बाद में जितनी एनफोर्समेंट एजेंसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उनसे आज जम्मू में मीटिंग की और फिर CS DG और उनके सारे साहिबान से मुलाकात की। तो सबके साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। तो हमसे नेशनल पार्टीज़ में BJP, CPIM और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिलने आई और उसके अलावा स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK, PDF, PDP पार्टी भी मिलने आए। तो इन्होंने हमसे क्या मांग की है मैं पहले उनकी तरफ से आपको बताता हूँ। पार्टीज़ का कहना था कि
चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएं, उसमें भेदभाव ना हो। कुछ पार्टियों को ऐसा सोचना था कि प्रशासन एक तरफ कार्य कर सकता है, इसलिए ये निश्चित किया जाए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें। उनका ये भी कहना था, लगभग सबका, काफ़ी लोगों का, कि हालात ठीक होने की वजह से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए, लोगों का जो बीच में नुमाइंदे हैं उनको रहना चाहिए, आवामी हक मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी से जल्दी कराए जाने चाहिए। चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने बताई शुरू हो। पार्टीज का ये भी कहना था कि जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कैंडिडेट्स को या पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है वो सबको समानता से नहीं मिल रहा है। कुछ पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है, कुछ को उतना नहीं मिल रहा है, वो भी उन्हें सबको मिलना चाहिए ताकि वो खुल के अपनी कैंपेनिंग कर सकें। उन्होंने कुछ ऐसे भी अपने तजुर्बे साझा किए चुनावों के संबंध में जो डीडीसीए के चुनाव के समय में आए थे, जिसमें उनका कहना था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाई थी, बहुत से कैंडिडेट्स को निकलने नहीं दिया गया, इस टाइप की चीज़ें उन्होंने हमसे कही। एक नेक्स्ट पॉइंट उनका कहना था कि जब हम कुछ परमिशंस लेने जाते हैं या सुविधाएं लेने जाते हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन का स्कोप प्रशासन के पास रहता है, तो हमें सबको बराबर समानता के साथ में सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का ये मांग था कि जो माइग्रेंट्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए, वो जहाँ भी हैं कैंप्स में उनको अच्छे से वोटिंग कराई जाए, उनकी वोटिंग परसेंटेज कम होती है। उनका कहना था कि जम्मू में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और श्रीनगर में भी हैं। एक मांग ये भी थी कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका चुनाव एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक ही चरण में कराया जाए, अलग अलग चरणों में ना कराया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी बातें उन्होंने कही, इस सब का जवाब मैं अपने संबोधन के दौरान आपके माध्यम से सभी वोटर्स को भी और उनको भी दूंगा। उसके बाद में जो प्रश्न आप पूछना चाहें वो खुला रहेगा। जैसे आप अवगत हैं, लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। असेंबली का लास्ट इलेक्शन जेएंडके में 2014 में हुआ। जेएंडके में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से सभी जनरल सीटें हैं, और असेंबली में 74 हैं जनरल, टोटल 90, 9 एसटी और 7 एससी। अगर टोटल मतदाताओं की बात की जाए जेएंडके में तो 86.9 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मेल 44 और फीमेल 42 लगभग बराबर है। पीडब्ल्यूडीज जो हैं वो हमने अपने इलेक्ट्रल रोल में खास तौर से मार्क किए हैं ताकि उनको भी वोटिंग सुविधा दे सकें। वो 67,000 हैं और 85 ईयर्स से ऊपर के 77,290 वोटर्स हमारे पास जेएंडके में हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि उसमें से 100 साल से अधिक के वोटर भी 2,886 हैं। आई मीन इट्स ए गुड साइन फॉर द सोसाइटी कि हमारे इतने बुजुर्ग अभी वोटर के रूप में हमारे साथ हैं और हमें अपना सबको जो उन्होंने योगदान दिया है उसको आज भी लोकतंत्र में वोट देके वो पूरा करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं 18 से 19 साल की एज में, वो भी लगभग 3.4 लाख हैं। तो ये एक हुआ ओवरव्यू ऑफ दी वोटर्स। अगर इसमें महिलाओं की संख्या देखें तो इसमें निरंतर जेंडर रेशियो में बढ़ोतरी हुई है, जो अब 954 है, यानी 100 पर 954 महिला मतदाता हैं। 16 एसीज ऐसी हैं जिसमें ये संख्या 1000 से ज़्यादा है, और फीमेल इलेक्टर्स को इस एसएसआर में करीब करीब 1.35 लाख जोड़ा भी किया है। फ्रेंड्स, हमारा एक बहुत बड़ा रोल फोकस इस बार के इलेक्शन में है कि युवा मतदाताओं को हम अपने साथ में खास तौर से जोड़ें, यानी उनको रजिस्टर भी करें वोटर्स में और उनको मतदान पे लाने के लिए भी किसी तरह से प्रेरित कर सकें। अगर 20 से 29 में हम टोटल देखेंगे तो काफ़ी सारे मतदाता, जैसे स्लाइड में दिखाया गया है आपको, वो हमारे इलेक्टरल रोल्स में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट में अगर हम आपको बताएं तो जो ओवरव्यू ऑफ पोलिंग स्टेशन है, अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रल रोल के बारे में बताया। अब पोलिंग स्टेशन जो है वो टोटल 11,629 होंगे, जिसमें एवरेज संख्या 747 होगी। हालांकि 1500 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, बट इनमें संख्या 747 एवरेज है।
ज़्यादातर रूरल हैं। 50% से ऊपर पोलिंग स्टेशंस पर हम वेबकास्टिंग करेंगे, जो भी सेंसिटिव हैं उन पर। और बहुत सारे बूथ, जैसा करीब करीब 80 के ज़्यादा, वो आपको महिलाओं के द्वारा एक्सक्लूसिव या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही चलाए जाएंगे। मतलब ये एक माध्यम है हमारा बताने का कि महिलाएं पूरा वोट पूरा सेंटर चलाएंगी, और उसमें जहाँ तक है पुलिस फोर्स भी महिला रखेंगे। और इसी तरह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को भी हम बूथ चलाने के लिए आमंत्रित, मतलब हम उनकी व्यवस्था करेंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस पर मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। वो क्या क्या हैं? पीने का पानी, टॉयलेट, पीडब्ल्यूडीज़ के लिए रैंप, वॉलंटियर्स उनके लिए चेयर्स, लाइट, सब चीज़ों की व्यवस्था पोलिंग स्टेशन पे होगी। हमारा एफर्ट है, हमने सबको डायरेक्शंस दिए हैं कि उनको इतना अच्छा बनाएं कि जो त्यौहार का सा माहौल बनता है उसमें लोग आएँ, सुविधा के साथ अपना वोट दे सकें। ओल्ड एज के जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, जो 85 ईयर्स से ऊपर के हैं, उनको, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, एक एडिशनल सुविधा दी जा रही है जो यहाँ पहली बार मिलेगी, क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं पहली बार। उसके बाद उनको घर से भी वोट देने की सुविधा है। जब नॉमिनेशन से पहले हम उन्हें फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे घर घर जाकर, और जो भी लोग ये चाहेंगे कि उनके घर से वोट लिया जाए, वहाँ एक टीम जाएगी, एक वोट लेने के लिए टीम जाएगी, जिसके साथ पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले कोई जाके वोट ले आएगा। उसकी वीडियोग्राफी होगी, और जितने भी बुजुर्ग मतदाता हैं उन सबको हम घर जाके वोट देने की भी सुविधा देंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा ये है कि वो सब लोग बूथ पे आना चाहते हैं, क्योंकि फेस्टिव माहौल रहता है, हमेशा बूथ पे आते रहे हैं, तो उनको लगता है घर से बाहर निकले, बूथ पे आए, 10 लोगों से मिलेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं आना चाहते तो हम घर से भी वोट लेंगे। और वही सिचुएशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की भी है, जिनको भी फॉर्म 12D हम देंगे अगर वो घर से वोट करना चाहते हैं। और अगर पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो उनके लिए एक वॉलंटियर, एक व्हील चेयर और इस तरीके की सुविधा, अलग क्यू, ताकि उनको पहले से फैसिलिटेशन मिल सके। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े तरीके से उपयोग किया जाएगा इस पूरे इलेक्शन में। एक 3 वर्टिकल में अगर मैं आपको बताऊं, एक वोटर्स और एक कैंडिडेट्स और एक मैनेजमेंट। तो वोटर्स को वोटर हेल्पलाइन पे सभी चीज़ें देखने की सुविधा है। उनका बूथ कहाँ पर है, उनका अगर कार्ड को उन्हें डाउनलोड करना है, अगर उनका नंबर लिखा हुआ है वोटर कार्ड में, BLO कौन है, कोई भी चीज़ वोटर को अपने से जाननी है तो वो यहाँ जान सकते हैं। इसी तरीके से कैंडिडेट को, ये जवाब मैं उनको दे रहा हूँ जिन्होंने मुझसे पॉलिटिकल पार्टी ने प्रश्न किया था लेवल प्लेइंग फील्ड का। अब इस सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो भी पहले अप्लाई करेगा किसी सुविधा को, उसको पहले मिलेगी। यानी पार्टी ए ने अगर कहा कि मुझे कल 11 बजे ग्राउंड चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक इस पोर्टल में टाइम स्टैंपिंग हो जाएगी। उन्होंने आज 10 बजे अप्लाई किया था, तो दूसरा व्यक्ति अगर 10:20 पे अप्लाई करता है सेम सिचुएशन के लिए, तो जिसने पहले किया था उसको मिलेगी, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो डिस्क्रिशन है फील्ड अलॉट करने का ऑफिसर्स का, उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे। यानी आप जो पहले मांगेगा उसको पहले मिलेगा। आपके माध्यम से जो ये एक और एप्लीकेशन है, इसको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा प्रोपोगेट करें। सी विजिल इसका नाम है, सिटीजन्स बी विजिलेंट। यानी अगर कोई भी गड़बड़ी किसी भी चुनाव में हो रही है, किसी भी बूथ पर, कहीं कोई धमका रहा है, कहीं कोई प्रचार गलत तरीके से कर रहा है, कोई फेक न्यूज़ गलत तरीके से चल रही है, कोई किसी तरीके का प्रलोभन दे रहा है, तो या तो आप इस एप्लीकेशन में टेक्स्ट लिख दीजिए ऐसा ऐसा हो रहा है, या उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। कोई भी चीज़ हमें जब आप इस पर डालेंगे, और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना पता लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आइडेंटिटी भी सेव है। आपका जो लोकेशन है उससे हम समझ जाएंगे कि आपने कहाँ से हमें ये शिकायत की। विदिन 100 मिनट्स जो भी हमारी नज़दीक की टीम होगी, फोर्स FST SST की, वो वहाँ पहुँचेगी, जांच करेगी, निदान करेगी, बात सही थी आपकी, बात गलत थी आपकी, पार्शियली सही थी,
और उस पर पोस्ट भी करेगी कि हमने 100 मिनट में आपकी कंप्लेंट को कैसे निपटाया। तो आप सबके माध्यम से अनुरोध है, इसका बहुत इस्तेमाल किया है कंट्री में जहां इलेक्शंस हुए रिसेंटली। बहुत सारी जो इलीगल इरेगुलर प्रलोभन थे उनको पकड़ने में भी मदद मिली हमें बहुत। तो यहाँ के वोटर्स तो बहुत जागरूक हैं। अगर हमें इसमें सूचना देंगे तो कार्रवाई हमारी तरफ से 100 मिनट में गारंटेड रहेगी। ये एक अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, नो योर कैंडिडेट। ये एक एप्लीकेशन है, तो मतदाता का अधिकार है कि वो जाने मेरा कैंडिडेट कौन है। अगर किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उन्हें इस पर बताना पड़ेगा अपने एफिडेविट में, और 3 बार न्यूज़पेपर्स में हर कैंडिडेट को ये देना पड़ेगा कि भाई मेरे ऊपर में ये आरोप हैं, ये मेरे ऊपर केस चल रहा है। उसको पब्लिश भी करना पड़ेगा और उसको टीवी में भी देना पड़ेगा। और हम आपको जानकारी इस नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन जो है हमारा मोबाइल का, इससे सूचना देंगे कि प्लीज़ अपने कैंडिडेट को देखिए, उनके असेट्स और लायबिलिटी भी देख लीजिए, वो क्योंकि उन्होंने जो एफिडेविट में दिया है वो उसमें लिखा हुआ है। उनकी फ़ोटो देखिए, उनके बारे में जानिए, और अगर उनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो भी देखिए। पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को ही क्यों चुना। ऐसी क्या मतलब थी जो उन्हें और कोई कैंडिडेट नहीं मिला, उन्हें भी पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये इसलिए कि ताकि अपने कैंडिडेट को जानने का मौका आपको मिले। ये भी हमने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया है। जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं दे आर ऑल ऑन दिस सिस्टम, सो दैट वो एक साइलो में काम ना करें और एक साथ मिलके वो क्या कर रही हैं, कितना पैसा पकड़ रही हैं, कितना आर्म्स पकड़ रही हैं, कितनी ड्रग्स पकड़ रही हैं, कितनी चीज़ों को रोक रही हैं, उसका हम ऑनलाइन क्विकली जानकारी ले सकें। पूरी स्टेट में जो भी चेक पोस्ट हैं उसका डिटेल्स यहाँ है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इंटरनल बॉर्डर्स हैं, उनमें सब में विजिल काफ़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी, और जो 47 इंटर स्टेट चेक पोस्ट हैं और करीब करीब 385 इंटरनल चेक पोस्ट हैं। तो फोर्सेज उनको 24/7 चेक करेंगी। कोई भी किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी करने का जो प्रयास करेगा उस पर ये लोग 100% नजर रखेंगे। इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस कराने के लिए आज हमने सुबह में एनफोर्समेंट एजेंसी से बैठक की, जिसमें इनकम टैक्स, कस्टम्स, DRI, नारकोटिक्स, BSF, एक्साइज, लीकर, बैंक, RBI, पुलिस, सबको इकट्ठा एक साथ बैठक की। एयरपोर्ट्स, सिविल एविएशन, क्या उनसे कहा ये मैं आपको बताता हूं। कोई भी मनी का जो कंट्रोल है उसको रोकने के लिए वो काम करेंगे। नो इरेगुलर इलीगल यूज ऑफ मनी शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग दी इलेक्शंस। वैसे यहाँ शिकायत कम है, लेकिन फिर भी लिकर, कैश, फ्रीबीज की कोई घटना ना घटे, वोटर्स को कोई प्रलोभन ना दिया जाए, इस पर सभी डिपार्टमेंट्स कॉन्टिन्यूसली कार्य करेंगे। खास तौर से जो ड्रग्स या कैश, इस तरीके का जो भी मूवमेंट, गोल्ड, उसको खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। एयरपोर्ट्स पर भी, रोड्स पर भी, रेलवे पर भी, नेशनल बॉर्डर्स में भी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी, चेक पोस्ट में भी, FST के द्वारा भी। इंटरनेशनल और नेशनल जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं उन पे विजिलेंस सेटअप करके एक्स्ट्रा बढ़ाई जाएगी। जो भी एयर स्ट्रिप्स हैं या जो भी हेलीपैड्स हैं, उनमें अगर कोई भी अनचार्टर्ड फ्लाइट्स आएंगी तो ऐसा नहीं है कि उन अनचार्टर्ड फ्लाइट्स में कोई बाहर से सामान लेके कुछ आ जाए और यहाँ उसका मिसयूज़ करे। उसकी भी चेकिंग के स्पष्ट निर्देश ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की गाइडलाइंस के अनुसार सब डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने एरिया में हेलीपैड्स की चेकिंग करेंगे। ये भी उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड भी रहे। सिमिलरली एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, ऑल ऑफ देम विल work. GST will also very strongly work to see through the analytics यहाँ पर कोई अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है गुड्स के आने का। मतलब 360 डिग्री से, चाहे वो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ड्यूरिंग दी इलेक्शंस ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SPs हैं, उनको बहुत स्ट्रांग
मैसेज दिया गया है कि सारे चुनाव को प्रलोभन मुक्त और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ में कराना उनकी जिम्मेदारी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। जो भी एक्शन लेना पड़ेगा वो हम लेने से बिल्कुल नहीं कर रहे। उनके नीचे जो लोग हैं उनको कैसे समझाना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये उनका काम, ये वो जाने। अगर कहीं भी मिस्टेक होगी तो ये एक्सक्यूज नहीं है कि नीचे वाले ने किया, आप उनको कंट्रोल करें। सब पार्टीज के बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना उनकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के इस पर्व में किसी के साथ भेदभाव ना हो, सब पार्टीज बराबर हो, चुनाव लड़े निष्पक्ष। वायलेंस या इंटिमिडेशन या थ्रेट टू वोटर, इस पर वो विशेष रूप से अपना ध्यान रखेंगे और इमीडिएट कार्रवाई करेंगे जहां ऐसा हो। जैसा मैंने सुविधा ऐप के समय बताया था, जो भी ग्राउंड्स देनी है, मीटिंग प्लेस देनी है, गाड़ियां देनी है, झंडे की परमिशन देनी है, वो सबको बराबर रूप से देंगे। ये सुनने में नहीं आना चाहिए हमें कि किसी पार्टी को दिया या किसी पार्टी को नहीं दिया या देने में देर लगाई। कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन्हें उनके थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की इंस्ट्रक्शंस उनको भी दी गई है। और आज सीनियर अफसर्स की मीटिंग में भी CSDG साहब की कहा गया है इसको रिव्यू करें। जिनको नहीं मिली है और जिनको थ्रेट परसेप्शन है उनको इलेक्शन में कैंपेनिंग में दौरान दिक्कत ना हो, इसके हिसाब से समुचित सुविधा दी जाए। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए हम जम्मू में, उधमपुर में स्पेशल कैंप्स बनाएंगे, बूथ्स बनाएंगे। उनको फॉर्म्स भी देंगे समय से और उनका वोटिंग परसेंटेज जनरली कम रहा है। उनसे अनुरोध भी करेंगे कि वो खुद से ज़्यादा करें और हमने DM जम्मू, कमिश्नर जम्मू और CS साहब को भी कहा है कि उन कैंप्स में जाके दिखवाएं, बात करें कि ऐसा क्यों है उनकी वोटिंग परसेंटेज कम है। सबका मानना यह था कि उनके बात करने से वो वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे। प्रोसीजरली जो फॉर्म्स उपलब्ध कराने हैं समय के अनुसार वो हम लोग निश्चित रूप से उन्हें उपलब्ध कराएंगे। जो भी कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स हैं उनको अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन, जिसको आप KYC नाम के एप्लीकेशंस में देख भी सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। वोटर पार्टिसिपेशन थोड़ा कुछ जगहों में काफी कम है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत मल्टीवेरियस प्रयास चल रहा है। एक तो बड़ी मात्रा में यंग वोटर्स को एनरोल किया गया है। दूसरे, हर स्कूल कॉलेज में एक AERO स्पेशल अपॉइंट किया गया था भाई, ताकि आप जाके बच्चों से बात करो, उन्हें वोटर बनाओ, प्रेरणा दो। तो हम समझते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज पे टिप नाम का एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, टर्नआउट प्लान। जिन जिन बूथ्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग परसेंटेज कम थी उसमें, ताकि लोगों को अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें और बैलेट की महत्ता समझ में आए, बैलेट से किस तरह से अपने मन की सरकार बना सकते हैं ये सबको समझ में आए। एंड द विक्ट्री ऑफ बैलेट इज व्हाट इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। फेक न्यूज़ का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है, रोज नई नई किस्म की फेक न्यूज़ चलती हैं। उस पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम रहेगा इंटीग्रेटेड, जो टीवी पर क्या चल रहा है देखता रहेगा, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है देखेगा। हमारी एक टेलीफोन लाइन है 1950, उसमें क्या शिकायतें आ रही हैं, तो जैसे मैंने बताया CVGIL पे क्या शिकायतें आ रही हैं, एक ग्रीवेंस पोर्टल है उस पर क्या शिकायतें आ रही हैं, सबको एक साथ देखता रहे। और जो भी फैक्ट नैरेटिव्स हैं, फेक नैरेटिव्स, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज़ जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SP सख्त कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए एक IT एक्ट के अंतर्गत नोडल ऑफिसर अपॉइंट होता है हर स्टेट में, वो भी JNK में अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आप सबको यही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चुनाव बहुत निष्पक्ष, बहुत भयमुक्त तरीके से और आप सब लोगों के माध्यम से इस अपील के साथ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। हमें कोई गलती हो रही हो तो बताएं। इस सब के साथ में मैं सभी स्टेक होल्डर्स का, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, वोटर्स का, आपका सबका अभिनंदन करता हूं और बड़े से बड़े रूप में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता हूं। थैंक यू वेरी मच।
Thank you for those detailed remarks, sir. So we'll start. Just raise your hand. Where's the mic? Let's come to him first. Yeah. Then he'll come to you next. Good afternoon, sir. Welcome to Jammu. I'm Pradeep Datta from Times Now TV channel. My question is that SBI has complied with the Apex Court orders. लोकल बात पूछिए This is very important because the nation wants to know about that. पूछिए SBI has already complied with the Apex Court order. They had submitted the report related to the electoral bond. Now it is up to you. Are you going to make it public by March 15? Or any kind of instruction been given till the panel will be reaching back to Delhi that report should not be made public or any details should not be divulged regarding the data? And the small second question is, you spoke about the Lok Sabha election here, but are you going to have the assembly election along with the Lok Sabha elections? Okay. You can give it to the gentleman next to him. Yeah. Right. भाई साहब इनको दे दो. ये जो है सेकंड बैठे हुए हैं. Yeah. सर अभी जिस तरह दो लोग जो हैं अभी पैनल में वो कम हैं तो उनका री इलेक्शन कब होगा सर? इलेक्शन किसका इलेक्शन मतलब जो उनको अपॉइंटमेंट कब होगा सर? ठीक है. अच्छा मेरे इसलिए- साथी लोगों हाँ, का साथी अच्छा ओके दे दीजिए. अब वो सेकंड रो में जो है. ओके ठीक है. यू कैन प्लीज I सर was आपने लोकसभा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर. प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. मनोज कौल फ्रॉम न्यूज 18 JKL. मेरा सवाल यह है कि आपने लोकसभा के चुनाव के बारे में ये बताया कि किस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं. जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी से आपकी मुलाकात हुई और जो अपोजिशन की पार्टीज हैं खास तौर पे उन्होंने ये कहा है कि अगर लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं तो असेंबली के चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते? क्या हम ये माने कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के भी चुनाव कराए जाएंगे? ठीक है. थैंक यू. द जेंटलमैन सेकंड रो दूसरे रो में जो है. हाँ उनको दे दीजिए. Yeah, hi sir. Myself Sunil Bhatt from India Today. Sir, in the last 10 years, opposition parties have been, alleging that whenever they file complaints as far as violation of Model Code of Conduct is concerned, their complaints are not taken seriously, and Election Commission is being, impartial. That's what their allegation is. And they are also accusing the Election Commission that Election Commission has lost its credibility in last 10 years. ठीक है. We'll take a question from this side now. Anybody asking question from this side? Yeah, please give it to. We'll come there. आई एम राजेंद्र फ्रॉम हेलो आई एम राजेंद्र फ्रॉम टेकमन टेलीविजन. आपने अभी कहा कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जाएगा वोटिंग करने के लिए. क्या है वो आपके पास नुस्खा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आ जाएंगे आपके पास वोट डालने के लिए या गवर्नमेंट बनाने के लिए? ओके. और द जेंटलमैन या आप इनको दे दीजिए. हाँ सेंटर में जो है उनको दे दीजिए. गुड इवनिंग सर, पंकज शर्मा फ्रॉम न्यूज 24. सर आप देश के कई हिस्सों में गए, यूटी में आप गए, क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था किस स्टेट या किस यूटी में आपको लग रहा है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की जरूरत है? दूसरा सर, आज भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? या जस्ट होल्ड ऑन. पहला प्रश्न क्या था आपका? Yes. SBI is electoral bonds. And you said nation wants to know. I was thinking कि आप मुझसे यहाँ के प्रश्न पूछेंगे. उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि 12 तारीख तक वो हमारे यहाँ सारी डिटेल सबमिट करें. और कमीशन का उनके प्रश्न से भी जुड़ा हुआ है, वो जो क्रेडिबिलिटी वाला प्रश्न पूछ रहे थे, बड़ा लोडेड प्रश्न आपने पूछा था, उसका भी जवाब दूंगा आपको. हमारा बिल्कुल कोर्ट में ये बहुत स्ट्रांग हो रहा था कि पारदर्शिता के पक्ष में है चुनाव आयोग हर तरीके से. हमारे 3 ही पिलर हैं. नंबर 1, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर. एनीथिंग वी डू in the commission and anything our district magistrates down the line in the election process do is based on 2 pillars: disclosure, disclosure, disclose everything to the public, to the voter. Voter have right to know everything what we are doing, how we are doing, and therefore we end all our press conference, all our visits with the press conference, so that you can ask those questions, even including questions like credibility of the commission. Very openly you can ask. So commission had always been in favor of transparency, and that was our stand in the electoral bond case also.
Uchtam Nyayalaya has ordered the SBI to give it to 12th. They have given it to us yesterday in time. I'll go back, look at the data, and would definitely disclose it in time. Your question is satisfactorily answered. Thank you. 2 ECs कब आएंगे ये मेरा विषय नहीं है, ये तो सरकार का अपॉइंटी और अपॉइंटेड के बीच का विषय है. आई एम नाइदर अपॉइंटी नॉर अपॉइंटेड, तो समय से आएंगे, आना चाहिए, बट इसका मैं आंसर एग्जैक्ट टाइमलाइन का नहीं दे सकता. लोकसभा के साथ में असेंबली के चुनाव कराने का, तो पहली बात मैंने जब प्रेजेंटेशन किया था तो पार्लियामेंट की बात नहीं की कहीं भी. मैंने आपको असेंबली के बारे में भी पूरी सेकंड स्लाइड अगर एक बार दोबारा से लगाएंगे हम लोग तो उसमें पूरा दिखाया था. ये देखिए, दोनों बराबर बराबर दिखाई थी आपको वो कि क्या दोनों का बाइफर्केशन है. तो वी आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट द असेंबली इलेक्शन, अबाउट द पार्लियामेंट्री इलेक्शन. और कल लोगों ने ये भी कहा हमसे पॉलिटिकल पार्टी में, जो आपने भी कहा कि आपने इतना समय क्यों लगाया, ये भी प्रश्न कहा. ये भी प्रश्न पूछा कि उन्हें कोर्ट में क्यों जाना पड़ा कि वहां से कहा जाए कि सितंबर तक कराइए, ये भी कहा. इसका भी जवाब आपके माध्यम से मैं आज देता हूं. अभी तक नहीं दिया था, आज देता हूं. जैसे आप अवगत हैं, J&K का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019 में आया. 2019 में जब एक्ट आया तो उसमें 107 असेंबली की सीटें निर्धारित की गई थी, जिसमें से 24 पाक ऑक्यूपाइड J&K की थी. उनको खत्म कर दें तो 83 बनती. ये सब आपको पता है. 83 में से 7 SC की थी और ST की नील थी. उसके बाद 2022 में डिलिमिटेशन को एक्सेप्ट किया गया. तो उस समय तक तो चुनाव होने का मतलब ही नहीं था. जब डिलिमिटेशन हुआ 2022 में तो वो सीटों की संख्या बढ़ा के 107 से कर दी गई 114. ठीक है. तो असेंबली की संख्या पीओके को खत्म कर दें तो 83 के बदले हो गई 90. और उसमें 2 चीज और की गई कि ST को 9 सीटों का रिजर्वेशन दिया गया. तो मैं अगर दोबारा से आपको पूरी बात बताऊं तो 107 बढ़ के 114, 107 से 114 हो गया, 83 से बढ़ के 90 हो गया. और नई चीज हुई कि 9 सीटें रिजर्व हो गई. और इन सबको, सो देयर वाज ए डिसोनेंस बिटवीन द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड द डिलिमिटेशन. तो इन दोनों को एक करना पड़ेगा. वो एक कब हुए? दिसंबर 2023. दिसंबर 2023 में कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया, जिसमें क्या किया गया? 4 चीजें की गई. शेड्यूल 2 ऑफ द आरपी एक्ट चेंज करके वो संख्या 107 से बढ़ा के 114 की गई. असेंबली की संख्या 90 की गई. रिजर्वेशन 9 का एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया. और इसके अलावा 2 काम और किए गए जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कहे थे. वो 2 काम क्या थे? कि 2 सीटें माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व की जाएं, जिसमें से एक वुमेन की हो. और इसके अलावा एक और प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर 1 नॉमिनेशन फॉर डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओके. ये भी किया गया. तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के एक्सेप्टेंस के बाद से चेंज दिसंबर 23 में किया गया. और आज हम मार्च 24 में बैठे. तो मेरे पास 3 महीने का टाइम. मीटर डाउन हुआ 2023 दिसंबर. तो कोई डिले नहीं हुई हमारी तरफ से. तो हम अपने दायित्व से पूरी तरह से वाकिफ हैं. इस बात से भी वो पूरे सजग हैं कि कोई पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं रहना चाहिए. जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए. बट ये अभी 3 महीने पुरानी बात है. अभी तो सीजन शुरू हुआ है. और दोनों चीज़ों को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है. दोनों के उसी के अनुसार हमने रिव्यू किया है कि हम एक साथ कराएंगे या हम आगे पीछे कराएंगे. जो भी करेंगे ये हम सिक्योरिटी की सिचुएशन को देख के सबके फीडबैक के बाद में इस पर निर्णय लेंगे. और ये निर्णय जब लेंगे तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब हम अनाउंस करेंगे.
बट मूट पॉइंट इज जल्दी से जल्दी दोनों चुनाव हम करेंगे। कोई डिले हम नहीं हुई है, डिले एक्ट के चेंज होने के बाद से अभी हुई। तो इसको जल्दी से जल्दी करेंगे जब भी हम इस पर निर्णय लेंगे कंबाइंड रूप से बैठ के, टेकिंग इनपुट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, all the district magistrates, SPs, IGs, DIGs, and the senior officers of the state government, paramilitary forces. We have taken feedback from everybody कि उनको कितनी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर एक प्रथा और है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सबको सिक्योरिटी मिलती है, उनको 2-2 सेक्शन की सिक्योरिटी मिलती है। तो उससे भी क्या सिक्योरिटी के इम्प्लीकेशन है वो सब देख के हम एक साथ निर्णय लेंगे। यूथ वोटर के लिए क्या नुस्खा हमारे पास है, ये आपने पूछा। एक तो उनको सबसे पहले वोटर लिस्ट में ले आए, अगर इलेक्टरल रोल में आएंगे तभी तो पोल में जाएंगे, तो रोल टू पोल। तो इस बार पूरे कंट्री में करीब करीब 1.9 करोड़ वोटर्स को, यूथ को हम लेके आए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैंने आपको एक फिगर और दिखाई थी कि 20 से 29 साल में भी जितने यूथ हैं छूट गए थे उनको भी हम लेके आए, और करीब करीब 20 से 19 से 18 से 28 साल के बीच में कितने, करीब करीब 18 से 28, करीब करीब 27-28 करोड़ वोटर्स जो हैं वो हमारे रोल में आ चुके हैं। अब उनको एक अपैथी है, हर कॉलेज में और हर जगह में बहुत सारे आइकन्स हम यूथ बना रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस चला रहे हैं, उनके कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स बना रहे हैं। तो और एक बहुत बड़ा तरीका ये भी है कि आप लोग हमारी तरफ से इस बात को उनके बीच में फैलाएं, बिकॉज बच्चे अगर डेमोक्रेसी के साथ जुड़े रहेंगे तो आधार तभी स्ट्रांग होगा डेमोक्रेसी का। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी या सबसे कम सिक्योरिटी का जो विषय आपने कहा, हर स्टेट का इलेक्शन, स्टेट आफ्टर स्टेट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई दो में कोई समानता होने के बावजूद भी कुछ असमानताएं हैं। कहीं पैसे का बोलबाला ज़्यादा है, कहीं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, कहीं इंटीरियर एरियाज़ की प्रॉब्लम है, कहीं LWE की प्रॉब्लम है। तो ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि सिक्योरिटी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, लेकिन जहाँ भी जो सिक्योरिटी की आवश्यकता है उसके अनुसार फोर्सेस देके हम चुनाव को निष्पक्ष और हिंसा मुक्त कराएंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। श्रीनगर से ले लीजिए। We'll go to Srinagar. Our colleagues have been waiting. कंप्लेंट छूट गया, वो मैं जवाब दूंगा। श्रीनगर ले लीजिए। Yes, we'll go to Srinagar, and I request journalists there to pose their questions. First, identify yourself and your organization, and आप हिंदी इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं questions. Sir, myself Zeenat, I represent Republic TV. Sir, there is a concern raised by the political parties in Jammu and Kashmir about the service voters. Would like to know from your end, who are these voters and what is their number? The second question is the Kashmiri Pandits who are living overseas. Which voters you said? How will they be? Please hold on. Which Service voters you voters. said? Service voters. Service voters. Service voters. Okay. Yeah. Okay. Continue. And the Kashmiri Pandits who are living overseas, what facilities will be provided to them in order to participate in the electoral process? Okay. Next question from whoever is asking the next question. Kindly identify yourself and ask the question. सर, मेरा नाम सोहेल है, मैं टाइम्स नाउ नौबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसकी क्या स्टेटस है इस वक्त, क्या रिक्वायरमेंट थी और कहां तक कंप्लीट हुआ है? ठीक है, we'll take one more question from there. सर हेलो। Yes, yes. सर मेरा नाम फरहत है, मैं ETV भारत को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर जब आपकी मीटिंग यहाँ कर श्रीनगर में थी तो वहाँ वो अपोजिशन पार्टी पैंथर्स पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे हरीशदेव सिंह, तो उनको आपसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, तो वो जानना चाहेंगे हम कि उनको क्यों रोका गया था। आज भी उनको जम्मू में बताया जा रहा है कि डिटेन किया गया है। ठीक है, या और पूछिए। No, from Srinagar. हाँ, Okay. श्रीनगर से। तो Any more श्रीनगर questions? के my friends, media friends from Srinagar. First, let me start from the Panthers party first.
the J&K National Panthers Party, the matter is under dispute. Whom do we meet? Let us clarify this. And this formula is for entire country. So we meet national parties, we meet recognized state parties, and we invite them in alphabetical order. And this is all across the country. The party which you refer to is under dispute. And since the dispute gets settled, there is no one whom authoritatively we can meet. The moment dispute is over, claims and counterclaims are settled, we will definitely be very, very happy to meet every recognized party. इससे ज़्यादा खुशी की हमारे लिए कोई बात नहीं है कि हम सबसे मिल सकें, उनकी बातों को सुन सकें और उसके अनुसार हमारा फीडबैक सिस्टम भी स्ट्रांग होता है. Security related requirements we have already assessed. Now going back, we will assess, we will sit on the drawing board. We will assess as to exactly how much we require when we do parliamentary election, how much we require when we do assembly election, how much we require when we do both elections together. We will calculate this with the resolve कि जब भी हम चुनाव कराएंगे वो बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छे से कराएंगे और दोनों में बहुत देर नहीं है. नाउ अबाउट माइग्रेंट्स की बात को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ. कैंप्स बनाए जाएंगे उनके लिए और कैंप्स बनाने के बाद वहाँ पर वोटिंग की सुविधा उन कैंप्स में 20 के करीब जम्मू में और उधमपुर में और दूसरी जगह में बना के और दिल्ली में भी कैंप बनाएंगे उनके लिए. अबाउट सर्विस वोटर्स, my friend asked about service voters. So पूरे J&K में जो सर्विस वोटर्स किसको कहते हैं पहले ये समझ लेना चाहिए हम लोगों को. जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में या CAPF में काम कर रहे हैं और बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं या दूर जगह में बैठे हुए हैं, अपने प्रदेश में नहीं है जहां वो रजिस्टर्ड है. तो ऐसे जम्मू कश्मीर के वोटर्स जो इस समय आर्मी में या CAPF में जम्मू कश्मीर से बाहर काम कर रहे हैं उनको हम सर्विस वोटर्स कहते हैं और पोस्टल बैलेट्स भेजते हैं. 2019 में उनकी संख्या 77,503 थी. 2022 में वो घट के 72,737 हो गई और आज 2024 में सर्विस वोटर्स की संख्या 76,876 है. मतलब इट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 2019. लेकिन ये J&K के वो लोग हैं जो अपना बहुमूल्य योगदान आर्म्ड फोर्सेस में बाहर दे रहे हैं. तो जैसे पूरी कंट्री का नियम है ऐसे इनके लिए भी हम पोस्टल बैलेट ETPBS के तरीके से बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे. दिस इज व्हाट इट इज. चलिए, थैंक यू. वन लेट अस टेक फ्रॉम अदर्स. Third row over there. Yeah, please. उनको दीजिए. हाँ. सर मैं रजत बोल रहा हूँ, जी न्यूज को रिप्रेजेंट करता हूँ जम्मू में. सर जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव हो, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहले चुनाव हैं और हमेशा देखा गया है कि पड़ोसी मुल्क को काफी इंटरेस्ट होता है, तो टेरर फंडिंग या इस तरह के मामले कम से कम हो, और क्योंकि ड्रोन का भी खतरा, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गए हैं इसको लेकर. और द लेडी ऑन द थर्ड रो behind you. हाँ, उनको दे दीजिए. Good evening, sir. I am Shuchi representing Greater Kashmir. Sir, my question is: before coming to J&K, you have met Home Ministry officials also. So, were there any security concerns? What was the feedback from there, like vis-a-vis J&K? Say again. Sir, before coming to J&K, you have met Home Ministry officials also. That is what we had learned. So, what was the feedback there? Were there any security concern about J&K? And particularly with particular reference to assembly elections. So there's a just last question goes to that lady in the second row wearing the green dress. उनको दे दीजिए. हाँ. थैंक यू सो मच सर. सर कोमल सिंह फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया. सर आपने कहा कि मीटिंग के दौरान आपने CS और डिवकॉम जम्मू डिवकॉम श्रीनगर से बात की कि वोट्स को बढ़ाना है. तो सर ज़्यादातर उस दिन छुट्टी इंजॉय करते हैं लोग,
तो ऐसे में वो लोग छुट्टी एंजॉय ना करें और अपना वोट कास्ट करें। पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी क्षेत्र है, अपाहिज लोग भी हैं, तो किस तरह का आपकी तरफ से एक अच्छा रोल प्ले करेंगी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो पड़े? क्या कुछ नई टेक्निक या कुछ नया कुछ करने की, जिससे कोई कंपलसरी हो कि वो लोगों को लगे कि हमें अपना वोट कास्ट करना है, और अगर जो वोट अपना नहीं कास्ट करता, छुट्टी एंजॉय करता था, क्या कोई पेनल्टी उनको पड़ेगी सर? थैंक यू। देखिए, फिर मैं नीचे से ही चलता हूँ, आपके क्वेश्चन से पहले चलता हूँ। डेमोक्रेसी में वोट देना एक अधिकार भी है और एक ड्यूटी भी है। तो हमने अब तक हम जो अवेयरनेस का प्रोग्राम, मोटिवेट करने का प्रोग्राम चलाते थे, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया है इस बार 24 के लिए। परिवर्तन क्या किया है, हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसको हम कहते हैं टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो पूरी कंट्री की परसेंटेज 67% थी 2019 के चुनाव में, तो अब हमें इससे ऊपर जाना है। तो हमने ये कहा है कि जिस किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 67% से ज़्यादा थी, वो उसको होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि वो 67 से नीचे आ जाएं और हमारा एवरेज खराब करें। तो पहला वर्क तो ये, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ 70% और 80% की वोटिंग है। तो द फर्स्ट टारगेट इज दैट दोज हु हैव क्रॉस 67% वुड मेंटेन दैट। Second, within those states, there are some constituencies which are below the state average, which is above 67%. तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स लोग स्पेशल उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिलेटेड अभियान चला रहे हैं। वहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा है, वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ बूथ रेशनलाइज नहीं था, वहाँ कोई और किस्म की अपैथी है, वहाँ बॉयकॉट हुआ था, उससे रिलेटेड वो चला है। अब सेकेंड कैटेगरी हम आते हैं जहाँ पर 67% से कम वोटिंग, उनमें उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे बूथ जहाँ उतनी भी नहीं थी जितना उस डिस्ट्रिक्ट का एवरेज था। सो इट इज़ ए वेरी डिटेल्ड प्लान एंड वी हैव आइडेंटिफाइड सम बूथ बाय बूथ एज टू वेयर वी गो अप। तो उसमें हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं, परसुएशन भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नजिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा उल्हाना भी दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सब लोग निश्चित रूप से आगे आएंगे। इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव इज नॉट दैट वर्क्स इन दी डेमोक्रेसी। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, किसी को प्रताड़ना भी नहीं कर सकते, अनुरोध ही कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। इंटरनेशनल बात कही है, मेरा कोई डायरेक्ट विषय नहीं है, लेकिन सभी एजेंसीज को, BSF, SSB, जितनी भी एजेंसीज हैं, they are all very well aware of their duties, और हर हालत में ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कहीं से भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, उसको स्ट्रिक्टली डील करने में वो सक्षम भी हैं और मेरे ख्याल से मोटिवेटेड भी हैं और इस समय डिटरमिन्ड भी हैं, तो वो करेंगी। उनको खास तौर से कहा गया है और फोर्सेस से हम सफिशिएंटली उनको इक्विप भी करेंगे। आप कुछ कह रहे थे लास्ट, एक प्लीज टेक द माइक। चलो लास्ट, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। विनोद फ्रॉम गुलिस्तान न्यूज चैनल। जो लोग आउटसाइड द स्टेट्स हैं, बाहरी राज्यों से यहाँ पर आकर के काफी लंबे से रह रहे हैं, उसमें से कुछ IAS ऑफिसर्स भी हैं, कुछ IPS ऑफिसर भी, जिनका डोमिसाइल बन चुका है, क्या वो असेंबली इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे? क्योंकि जब से मैंने अपना करियर शुरू किया, पांडुरंग पोले जी को भी देखा है, हृदय कुमार जी के साथ भी हमने काम किया, क्या ये असेंबली में वोट कास्ट कर पाएंगे? इसमें पूरी कंट्री के लिए इलेक्टरल रोल में ऐड करने की एक ही तरीके की गाइडलाइंस हैं, दो नहीं है। पहली बात, एंटायर कंट्री फॉलोज द सेम गाइडलाइंस, और हमारी यही एक विशेषता है कि हम उस गाइडलाइंस को हर जगह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसा कैसे पालन करा लेते हैं। वो गाइडलाइन ये है, जो भी जहाँ का ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है वो वहाँ वोटर बन सकता है, बट अगर इन दोनों को यहाँ वोट डालना है तो अपने जहाँ के वोट हैं वो कटवाने पड़ेंगे। अगर ये इनकी चॉइस है कि उस दिन यहाँ रखना चाहते हैं कि वहाँ रखना चाहते हैं, लेकिन जो भी लोग बाहर के हैं अगर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं तो वो निश्चित रूप से वोटर बन सकते हैं। ऐसे सारे में बनाए गए हैं, अब भी नहीं बने हैं तो बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you for attending the press conference. I thank the Chief Election Commissioner for attending the press conference. There are refreshments outside. Thanks to the media for attending. Thank you.